हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वाउचिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ओके, व्हाट मीन बाय वाउचिंग एंड वाउचिंग रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल्स बुक कैसे करते हैं वो प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन का क्या मीनिंग है एंड हाउ इन्वेस्टिगेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी ऑडिटिंग, ये सब हम करेंगे। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाउचिंग। ओके, व्हाट मीन बाय बाउचिंग। ओके, वाउचिंग में क्या होता है जनरली कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं, एविडेंस, उसके बेसिस पर चेक करते हैं कि जो एंट्री की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सही है या नहीं है। ओके, लाइक जितने का आपको बिल का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, जैसे आपको सपोज आपने मशीन परचेज़ की है तो मशीन के लिए आपको बिल दिया गया होगा कितने का परचेज़ किया है, या ऑनरशिप टाइटल के जो डॉक्यूमेंट होता है वो देते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। तो उसे चेक करते हैं कि किस बिज़नेस के नेम से है ये मशीनरी, आपकी इतने कॉस्ट की भी परचेज़ की गई है जितना बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया है। सपोज 5 लाख का ये बिल है, 5 लाख आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रखा है। तो ऑडिटर क्या है, उस बिल के बेसिस पर चेक करेगा कि मशीनरी बिजनेस की है और बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड बाउचिंग। बाउचिंग में क्या है, जनरली मीन्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एंट्रीज को वेरीफाई करना, दैट्स कॉल्ड बाउचिंग इन सिंपल वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम जो मीनिंग गिवन है। Vouching is concerned with the examining documentary evidence to ascertain the authenticity of the entries in the books of accounts. Okay, वही कि डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये चेक करना कि जो बुक्स में एंट्रीज दिखाई गई हैं वो वैलिड हैं, वो ट्रू है। In other words, it is an inspection by the auditor of evidence supporting the transaction made in the books of account. Okay, क्या इंस्पेक्शन करता है किस बात का कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, ये जो भी ट्रांजेक्शन्स बुक्स में की गई हैं और डॉक्यूमेंट जो भी हैं अवेलेबल उनके बेसिस पर चेक करना। Vouching is a technique used by an auditor to judge the truth of entries appearing in the books of accounts. Okay, टेक्निक है जिसके थ्रू जब भी एंट्रीज के हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उन सबको चेक करते हैं। Here are some definition also given in the very simple terms. Vouching means टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ आइटम अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, बुक्स में आपने जो एंट्री की है, अपने जर्नल में जो आपने एंट्रीज दिखाई है, अपने लेजर्स में जो लेजर पोस्टिंग की है, ओके, तो वो सही है या नहीं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आपका कैश मीमो होगा। ओके, आपने कैश पेमेंट की है तो ओके, क्रेडिट में अगर किया है तो क्रेडिट नोट बनाया होगा, तो उन सब के बेसिस पर चेक करना। ओके, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, एक बिजनेस के यही होते हैं, या तो कैश मीमो होता है, नोट्स होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। ओके, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, तो उन सब के बेसिस पर चेक करना है एंट्रीज को। फाइन। Then next, vouching is an act of comparing entries in the books of accounts with documentary evidence support thereof. Okay, document के basis पर entries को check करना, compare करना, that's called vouching according to Dixie. Okay, then conclusion form में क्या है, vouching is a technique in which an auditor verifies authenticity and authority of the transaction recorded in the books. Okay, कि ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी मीन्स कि जो एंट्री, जिस मैंने बताया आपको मशीन है तो मशीन बिजनेस के नेम से है या ऑनर के नेम से या किसी अदर पर्सन के नेम से, ये चेक करना। और वेरीफाई ऑथेंटिसिटी कि वो सही है, उसके उतना ही अमाउंट है, उतनी ही वैल्यू है जितना कि बिल है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द विच ही सबमिटेड अ रिपोर्ट। और फिर वही उसको जो भी रिजल्ट मिलता है कि मैच कर रहा है डॉक्यूमेंट से एंट्री या नहीं कर रही है, या कोई भी चेंज है, मैनिपुलेशन है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, तो उसके बेसिस पर ही फिर अपनी रिपोर्ट में भी वही ये सब बातें एक्सप्लेन करेगा। इंडिकेटिंग द अकाउंट्स आर करेक्ट, फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड एंड कम्प्लीटली। ओके, अगर नहीं है मिस्टेक तो ये बोलेगा, अगर मिस्टेक है तो ऑफकोर्स मिस्टेक के बारे में बताएगा फिर कि फ्रॉड एंड एरर्स जो है एग्जिस्ट है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस पर्टिकुलर बिजनेस की। ओके, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके वाउचिंग के। हियर आर सम ऑब्जेक्टिव्स, वही जो भी ऑडिटिंग के होते हैं जनरली वही आपके यहाँ पर भी होंगे। सो ऑल ट्रांजेक्शन विच आर कनेक्टेड विद द बिजनेस हैव बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली। ये चेक करना है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। प्रॉपरली मीन्स सिस्टमेटिकली मीन्स अकॉर्ड जैसे वो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसी वे में एंट्री की गई है, डेट वाइज। ओके,
देन है टू वेरीफाई ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और जो भी एंट्रीज हैं बुक्स में, अकाउंट्स में, वो सब डॉक्यूमेंट के बेसिस पर की गई हैं, कोई भी अननेसेसरी एंट्री नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट तो होता ही है जनरेट, तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एंट्री की गई है। इस बात को चेकआउट करना भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है, वेरीफाई करना। देन नेक्स्ट थर्ड, वाउचर्स विच सपोर्ट द एंट्रीज आर लीगली valid from the viewpoint that they are authentic addressed to the business and properly dated। और जिसकी डॉक्यूमेंट है इसका मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड एंट्री है और इसलिए वो वैलिड है, सही है। और जिसकी नहीं है डॉक्यूमेंट इसका मतलब ऑफकोर्स वो फेक है, फ्रॉड है, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब उसको इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा उस ट्रांजेक्शन को जिसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है बिजनेस के पास। Then next, to verify that no fraud and error has been committed while recording the transaction in the books of account। ऑडिटिंग का तो होता ही है मेन पर्पस ये चेक करना कि कोई भी जो अकाउंट्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनमें कोई भी फ्रॉड्स एंड एरर नहीं है। ओके, ये बात चेक करना कि नहीं है, ये तो पता है कि नहीं है बट उसको चेक आउट करना, दैट्स कॉल्ड वाउचिंग। ओके, वाउचर्स हैज़ बीन प्रोसेस केयरफुली थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। ओके, इंटरनल चेक सिस्टम में होता है स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करते हैं, तो सेम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होता है। जैसे आपने परचेज़ किया है अगर बिजनेस से मटेरियल, कुछ भी रॉ मटेरियल, तो परचेज़ करने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट आप जनरेट करते हैं ना, जिससे जो आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर आपको क्रेडिट और सप्लायर से आपको आता है ऑर्डर प्लेस करने का जो कंफर्मेशन, तो उसकी कॉपीज़ बनाते हैं आप, 4 कॉपीज़ बनाते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देते हैं। तो वो क्या हो रहा है, इंटरनली चेक ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वो इंटरनल चेक सिस्टम के बेसिस पर है आपका वाउचिंग। Then next, while recording the transactions, whether distinction has been made between capital and revenue item। yes, ये important है। क्यों important? कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। क्योंकि अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कैपिटल या रेवेन्यू में, तो इसका मतलब आप सही एंट्रीज नहीं कर सकते। क्योंकि रेवेन्यूज जो आइटम्स होते हैं उनकी अलग एंट्री होती है, अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, P&L में रिकॉर्ड करते हैं, और जो आपके कैपिटल होते हैं उनको अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है बिटवीन बोथ दी आइटम्स। ओके, तो यही चेक करता है एक ऑडिटर कि बिजनेस ने प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट किया गया है या नहीं। सपोज जैसे कि लोन है, तो लोन क्या होता है आपका, लोन अगर आप पे कर रहे हैं, बिजनेस पे कर रहा है, तो वो आपका कैपिटल होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो रेवेन्यू होता है। तो यही मिस्टेक्स ना हो, इसको चेक करना ही वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स आपका ऑडिटिंग का भी ऑब्जेक्टिव होता है। The next है whether accuracy has been observed while totaling, carry forward, recording an amount in accounts। ओके, अकाउंट्स को आपने टोटलिंग करते टाइम जो अमाउंट लिखा है वो सही किया है या नहीं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं तो वो सही है या नहीं, ये सब चेक करना भी वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव है आपका। फाइन। देन है वाउचिंग, आप यहाँ पर लर्न करेंगे हम वाउचिंग रिलेटेड टू सम ट्रांजेक्शन्स। ओके, सो फर्स्ट है हमारा कैश ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग कैसे वाउचिंग करते हैं ये देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो कैश ट्रांजेक्शन में भी 2 साइड होते हैं, या तो कैश रिसिप्ट्स होती हैं या फिर कैश पेमेंट्स होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर करेंगे रिसिप्ट साइड। ओके, कैश ट्रांजेक्शन में कैश रिसिप्ट्स वाली। अब आपको रिसिप्ट कब कब होता है, आपको मीन्स बिजनेस को, ओके, बिजनेस को रिसिप्ट्स कब कब होता है, कैश सेल्स करता है तब होता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स होता है, या फिर आपको क्या है इन्वेस्ट कोई भी एसेट सेल करने से होता है, फिक्स एसेट सेल करने से होता है, इन्वेस्टमेंट सेल करने से होता है। ओके, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, आपको इनकम वगैरह जनरली होती है ना, इंटरेस्ट रिसीव है या डिविडेंड रिसीव ऐसे, तो उन सारी रिसिप्ट्स का हम यहाँ पर वाउचिंग करेंगे। क्योंकि जो भी एंट्रीज होते हैं उनके डॉक्यूमेंट तो ऑफकोर्स होते ही होते हैं। अभी जैसे कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स है तो आपने सेल की होगी ना ऑफकोर्स, तो सेल का हम कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एग्रीमेंट ऑफ सेल आपने जो भी किया है पार्टी के साथ में, ओके, या फिर क्रेडिटर्स जो हैं उनके साथ में, सॉरी डेटर्स के साथ में, तो वो, और आपको फिर क्या है जितना भी कैश आता है ना बिज़नेस में, तो बिज़नेस की जनरली ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो सारा कैश अपने पास नहीं रख सकता, उसको क्या है उस पर्टिकुलर डे के एंड में अपने बैंक में डिपॉजिट करना होता है। तो हम वो पे इन स्लिप जो है, डिपॉजिट स्लिप जो है, उससे भी चेक कर सकते हैं कि कितना कैश सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट था और एक्चुअल में कितना कैश आया है बिज़नेस में। ओके, सबको चेक कर सकते हैं। ओके, तो देन है क्या, नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर्स के पहले तो डेटर होंगे, उसके बाद ही आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर
एरर हुआ होगा। तो डेटर्स कितने के थे, डेटर्स ने जो आपको नोट्स दिया है डेबिट नोट वो कितना था उसको चेक कर सकते हैं। और फिर बैंक में हमारे पास कितना पैसा आया है, मतलब ऑडिटर ये सब चेक करेगा। ओके, बैंक कितना पैसा आया है बिजनेस के बैंक अकाउंट में। ओके, तो वो उस बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकता है। ओके, तो ऐसे करके कैश डेट रिसीव फ्रॉम डेटर भी चेक हो सकता है आपका। देन लोन के लिए भी एग्रीमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ने कितना लोन लिया है, ओके, क्या एक टर्म एंड कंडीशन थी लोन की, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, कितना EMI पे करना है और किस तरीके से पे करना है, और लोन जो है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है बैलेंस शीट में या कंसर्न अकाउंट में या नहीं, ये सब चेक करना भी आपका क्या है वाउचिंग, ये सब चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग दी लोन। देन बिल रिसीवेबल, ऑफ कोर्स बिल रिसीवेबल भी एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है और वो भी एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। तो उसमें भी चेक कर सकते हैं कि कितना बिल ऑफ अकाउंट्स, कितना BR बनाया है, कितने टाइम के लिए है, कब मैच्योर होना है, कितना अमाउंट है और उस पर डिस्काउंट पर होना है या नहीं होना है, उसकी प्रॉपर एंट्री की गई है नहीं, ये सब चेकआउट कर सकते हैं ना। और फिर बाद में सपोज मैच्योरिटी डेट के बाद कितने का आपका बिल था और कितना बैंक में आया है, उन दोनों को कंपेयर करके डिस्काउंट का भी पता लगा सकते हैं कि डिस्काउंट पर हुआ है या फिर पूरा फुल वैल्यू पर मैच्योर हुआ है। ओके, तो ये आपको चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग दी BR भी क्या है, कैश रिसीव्ड है ना बिजनेस में, क्योंकि BR जब वो होता है आपका मैच्योर होता है तो कैश आता है बिजनेस के पास। देन है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस ने अपनी सेल की है तो ऑफकोर्स सेल अगर डायरेक्ट की है तो बैंक में उतना पैसा आया होगा ऑफकोर्स। ओके, रिसीव होगी उसकी, बैंक में कोई भी चेंज होता है बैंक स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। और प्लस स्टेटमेंट भी तो देख सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स इन्वेस्टमेंट सेल की गई है वो बिजनेस के नेम से थी या नहीं। ओके, ऑनरशिप ऑफ द टाइटल तो था, तो उसको भी चेक कर सकते हैं। ओके, देन अगर सपोज़ कि ब्रोकर के थ्रू आपने सेल की है बिजनेस ने अपनी इन्वेस्टमेंट, तो ब्रोकर के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो भी चेक कर सकते हैं। ब्रोकर को कितना कमीशन दिया गया है, उसकी प्रॉपर एंट्री की गई है या नहीं, ओके, एक्चुअल कितना कैश रिसीव हुआ है, वो सब चेक कर सकता है ऑडिटर रिगार्डिंग दी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, देन है आपका सेल ऑफ एसेट, सेम इन्वेस्टमेंट भी तो एसेट्स होती है, सेम फिक्स एसेट मतलब अदर एसेट जो इन्वेस्टमेंट के अलावा है, तो सेम ही चेकिंग होगी कि ऑनरशिप जो थी एसेट जो सेल की गई है वो बिजनेस की थी उस पर नहीं, और किस पर्सन को सेल की गई है, एजेंट के थ्रू सेल की गई है तो एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया था उसको चेक करेंगे कितना कैश आया है और उस कैश को कहाँ पर, सपोज़ कि आपने फिक्स एसेट जो है प्रॉफिट पर अगर सेल की है तो आप जो प्रॉफिट होगा आपका एसेट सेल करने पर उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे आप। ओके, P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या फिर बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड, कैपिटल रिसीव मानेंगे उसे या फिर रेवेन्यू रिसीव मानेंगे। ओके, ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तब तो गलत एंट्री हो जाएगी। तो सपोज़ कंपनी को अगर पता भी है फिर भी ऑडिटर चेक करता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंपनी ने सही से डिफ्रेंशिएट किया है कैपिटल रेवेन्यू में या नहीं किया है। ओके, सिमिलरली अगर एसेट्स को सेल करने पर कोई भी एक्सपेंसेस आए हैं तो उन एक्सपेंसेस को जो भी सेल प्रोसीड रिसीव होगा एसेट को सेल करने से उसमें से माइनस किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी चेक करेगा क्योंकि उतना कम हो जाएगा ना फिर कंपनी को रिसिप्ट, एक्चुअल रिसिप्ट, क्योंकि एक्सपेंसेस तो डिडक्ट करने के बाद। तो ये सब चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग दी कैश रिसिप्ट्स। ओके, देन है आपका पेमेंट साइड है, कैश ट्रांजेक्शन में कैश पेमेंट करते हैं। पेमेंट कब करते हैं आप, कैश परचेज़ करते हैं तब करते हैं, क्रेडिटर को करते हैं, बिल्स पेबल होता है आपका, लोन अमाउंट का पेमेंट करते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं। ओके, ये इन्वेस्टमेंट आपने कोई परचेज़ की है तो ओके वहाँ पर क्या था, सेल था, यहाँ परचेज़, रेंट पे करते हैं, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके सारी पेमेंट्स हैं तो इन सब के रिगार्डिंग भी चेकआउट करेंगे। कैश परचेज़ अगर किया है तो ऑफकोर्स परचेज़ ऑर्डर आपने प्लेस किया होगा। ओके, और फिर एक्चुअल में कितना क्वान्टिटी आया है स्टोर कीपर के पास, उसके थ्रू आप कैश मीमो को कंपेयर कर सकता है ऑडिटर और पता लगा सकता है कि एक्चुअल पेमेंट कितना था। देन है पेमेंट टू क्रेडिटर। ऑफकोर्स क्रेडिटर्स जो है अराइज होते हैं क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट होते हैं, तो क्रेडिटर ने भी आपको वो नोट्स दिया होगा पेमेंट करने के लिए, तो उस नोट्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं कि कितना दिखा रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट और क्रेडिटर का बिल कितना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो क्रेडिटर ने शो किया होगा इसलिए। देन बिल्स पेबल भी, बिल्स पेबल को कंपेयर कर सकते हैं कि कितना पेमेंट दिखाया है बुक्स ऑफ अकाउंट में और कितने का आपका बिल्स पेबल जो है वो था। ओके, और वो कैसे पेमेंट होना था, डिस्काउंट पर होना था या फुल वैल्यू पर, या बैंक के थ्रू कितना पेमेंट किया गया है।
देन वेजेस को भी कर सकते हैं चेकआउट कि मंथली सपोज प्रीवियस पिछले जो है आपके लास्ट ईयर से कितना पेमेंट हो रहा है एज ए वेजेस, उसको कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि मैनिपुलेट किया है या नहीं। अगर थोड़ा भी डिफरेंशिएट है इसका मतलब कुछ तो फ्रॉड उन्होंने किया है, कुछ चेंज किया है, तो उसको चेंज को ईजिली डिटेक्ट कर सकता है ऑडिटर। ओके, सो रेंडमली वो कभी भी 6 मंथ के या 1 ईयर का प्रीवियस चेक करके पता लगा सकता है। और वेजेस या फिर कोई आउटस्टैंडिंग है तो कितना है, डिडक्शन अगर की गई है, कंपनी कितना उनको पे कर रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ओके, वो सब चेक करना। देन सेम सैलरी के रिगार्डिंग भी है, सैलरी भी प्रीवियस ईयर से कितना जा रहा है सैलरी के तौर पर पर्सन को, ओके, और रजिस्टर प्रॉपर उतने पर्सन हैं भी एम्प्लॉय बिजनेस में या नहीं जितनी सैलरी दिखा रखी है, ओके, और उनको क्या क्या डिडक्शन दी जाती है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे लोन है, उनका ESI में होता है, उनका PF दिया जाता है या नहीं, उनको बोनस दिया, ये सब चेक कर सकता है ऑडिटर रिगार्डिंग दी सैलरीज। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप परचेज अगर कर रहा है बिजनेस तो ऑफकोर्स डायरेक्टली परचेज कर सकता है या फिर ब्रोकर के थ्रू परचेज करेगा। तो परचेज करते हैं तो ऑफकोर्स ब्रोकर के थ्रू तो एग्रीमेंट होता है बिटवीन द ब्रोकर एंड द बिजनेस, तो वो चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली परचेज किया है तो भी ऑनरशिप ऑफ द इन्वेस्टमेंट कि किसके नेम से परचेज की गई है इन्वेस्टमेंट और कितना पेमेंट दिखाया गया है वो सही है या नहीं, वो चेक कर सकता है ऑडिटर। ओके, और इंटरेस्ट पर कितना रिसीव होगा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्या इंटरेस्ट रेट है, ये सब चेक करना। देन सेम एक्सपेंसेस है, रेंट पेड, रेंट मंथली कितना जा रहा है और किस 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 एग्रीमेंट के थ्रू जा रहा है, मतलब किस पर्टिकुलर एसेट्स के लिए जा रहा है या किस पर्टिकुलर लैंड क्या बोलते हैं रूम के लिए जा रहा है, तो वो सब चेक कर सकता है। एग्रीमेंट क्या है रेंट पे करने का। ओके, देन लोन अगर लिया है तो ऑफकोर्स लोन के लिए भी एग्रीमेंट किया होगा, तो वो एग्रीमेंट चेक करेंगे। इंटरेस्ट कितना देना था लोन के ऊपर वो चेक करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में तो सब कुछ मेंशन होता है ना, क्या टर्म एंड कंडीशन है लोन प्रोवाइड कराने की, किस पर्पस से लोन दिया गया है, क्या इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या वे ऑफ पेमेंट होगा, ये सब चेक करना। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन को भी प्रॉपरली देखना कि प्रॉपर एंट्री की गई है और उतना ही इंटरेस्ट पेज किया जा रहा है जितना मेंशन था एग्रीमेंट में, या फिर ज़्यादा या कम तो नहीं है। ओके, ज़्यादा कम तो नहीं है, ये चेक कर सकता है ऑडिटर। और इसको कैसे चेक कर सकता है, एग्रीमेंट के थ्रू। अगर डिवेंचर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सपोज, तो डिवेंचर जो सर्टिफिकेट होगा उस पर मेंशन रहता है रेट हमेशा, तो उससे चेक कंपेयर कर सकता है ऑडिटर। फाइन, सो मीन्स हर एक एंट्री के कुछ ना कुछ एविडेंस तो होते ही हैं, तो उन एविडेंस के बेसिस पर एंट्री को वेरीफाई करना, चेक करना कॉल बाउचिंग। ओके, तो यहाँ हमने ये कैश ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग बाउचिंग की है। कैश ट्रांजैक्शन में भी फर्स्ट रिसिप्ट साइड का, देन सेकंड पेमेंट साइड का। नाउ दी नेक्स्ट है बाउचिंग रिगार्डिंग दी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ओके, कैश हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आप जो परचेज बुक बनाते हैं या सेल्स बुक बनाते हैं वो कब बनाते हैं, जब क्रेडिट परचेज हो। ओके, क्रेडिट परचेज बुक में जो एंट्री करते हैं वो क्रेडिट परचेज की करते हैं। अब क्रेडिट परचेज क्या हो आपका, सिर्फ स्टॉक, ओके, रॉ मटेरियल, ये नहीं आपने कोई भी एसेट्स परचेज की है अगर क्रेडिट पे हो तो उसकी एंट्री नहीं होगी परचेज बुक में। ओके, अगर आपने स्टॉक रॉ मटेरियल ही परचेज किया है क्रेडिट, तो उसकी एंट्री करते हैं हम परचेज बुक में। फाइन, सेम सेल्स का भी होता है। सेल्स बुक में वो एंट्रीज होती हैं जो क्रेडिट पर की गई हो, सेल्स प्लस स्टॉक सेल किया गया हो आपका क्रेडिट बेसिस पर, ना कि आपके कोई भी एसेट सेल की गई हो। फाइन, एसेट्स को क्रेडिट हो या कैश हो उनकी एंट्री नहीं करते सेल्स बुक में, सिर्फ स्टॉक, रॉ मटेरियल या आपने जो प्रोड्यूस किया है गुड्स उसको क्रेडिट बेसिस पर अगर सेल किया है तो उसकी एंट्री करते हैं सेल्स बुक में। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द वाउचिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द परचेज बुक। ओके, सो अगर आप परचेज बुक का वाउचिंग कर रहे हैं तो ऑडिटर को क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। सो हियर आर सम पॉइंट। वाइल वाउचिंग ऑडिट credit purchase, the auditor should examine and see the following points. What is first, there should be proper record of all the purchase orders. Okay, जितने भी ऑर्डर दिए हैं बिजनेस ने उन सब का रिकॉर्ड होगा ऑफ कोर्स। A duplicate copy of order is kept in the officer for the record, in the office for the record. Okay, उसकी एक कॉपी अपने कार्बन कॉपी बनाते हैं ना, तो एक कॉपी अपने पास रखते हैं और एक जो है सप्लायर को दे देते हैं, तो वो भी चेकआउट करेगा ऑडिटर। देन सेकंड, अ कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर शेल बी सेंड टू द अकाउंट डिपार्टमेंट। ओके, अकाउंट डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी ताकि वो अकाउंटिंग कर सके कि कितने के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है और बाद में कितना आया है। ऑल गुड्स रिसीव शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द गुड्स रिसीव नोट। ओके, गुड्स रिसीव नोट, अ कॉपी ऑफ इट शुड बी ऑल्सो बी सेंड टू द
अकाउंट डिपार्टमेंट। ओके, फिर एक्चुअल में कितना आया है, कितना ऑर्डर प्लेस किया था फर्स्ट, उसकी कॉपी देंगे अकाउंट डिपार्टमेंट को। सेकंड, फिर एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है, उसकी कॉपी भी देंगे अकाउंट डिपार्टमेंट को, ताकि वो कंपेयर कर सके कि सेम है या कम है या ज़्यादा है। देन ऑडिटर शुड सी दैट ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्ड इन द परचेज बुक। और ये भाई चेक करना है कि कोई कैश ट्रांजेक्शन वाली एंट्री तो नहीं लिख दी है परचेज बुक में, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट परचेजेस वाली एंट्री होंगी। ओके, कोई गलत एंट्री तो नहीं है। परचेज बुक्स कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द परचेज इनवॉइस, कॉपीज ऑफ ऑर्डर प्लेस, गुड्स रिसीव नोट, गुड्स इनवर्ड बुक्स, कॉपीज ऑफ चालान्स फ्रॉम सप्लायर। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनके बेसिस पर आप परचेज बुक को वेरीफाई कर सकता है एक ऑडिटर। Then the quantities mentioned in the invoice must be same in the purchase order. Okay, जो आपने रिसीव्ड की क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए उतनी जितनी आपने ऑर्डर प्लेस किया है। ओके, अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस भी होना चाहिए, ये ना हो कि आपने रिसिप्ट जो नोट्स है वो डिफरेंट है और आपने कुछ और एंट्री दिखा रखी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो ऑफकोर्स फ्रॉड हो जाएगा। Then the price charged by supplier must be as per the quotation और प्राइस लिस्ट ऑफ द सप्लायर। और जो प्राइस लगाया गया है पेमेंट के लिए, परचेज़ के लिए, तो वो सेम होना चाहिए जो भी प्राइस लिस्ट बताई थी सप्लायर ने, कोटेशन रखा था उसके अकॉर्डिंग ही। देन द सप्लायर बिल मस्ट बी इन द नेम ऑफ बिजनेस एंड फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। ओके, बिजनेस के नेम से ही ऑफकोर्स पेमेंट जाएगी, ये ना हो किसी और के नेम से हो। And while vouching the purchase voucher, each voucher should be stamped or initially after examination so that it could not be produced again. Okay, हर एक जो वाउचर दिया जा रहा है वो क्या है, उस पर प्रॉपरली स्टैम्प हो, प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो जो भी कंसर्न पर्सन है, ताकि जो है कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना प्रोड्यूस किया जा सके। Then any purchase made not for the purpose of business of the client must not be debited to the purchase account. Okay, कोई भी ऐसी परचेज जो बिज़नेस के नेम से नहीं है, बिज़नेस की नहीं है, तो वो नहीं आनी चाहिए बिज़नेस के अकाउंट्स में। सपोज़ कि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी स्टॉक परचेज़ किया, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, तो वो बुक्स में नहीं, तो वो बिज़नेस की रिलेटेड नहीं है ना, बिज़नेस में नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन आपने कर रखी है, तो ऑफकोर्स वो भी फ्रॉड या फेक माना जाएगा। ओके, तो ऐसे करना, ये भी चेक करना ज़रूरी है ऑडिटर को। Then duplicate invoice must not be entered in the purchase book if original invoice has already been recorded. Okay, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एंट्री की जाएगी, या तो डायरेक्टली ओरिजिनल इनवॉइस के बेसिस पर, कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। Lastly, the auditor should be more careful while vouching the purchase made in the first and last month of the accounting period, because sometimes the purchase of the last year may be included in the purchase of first month of the current year, और the purchase of the last month of the current year may be recorded in the next year. Okay, ऑडिटर को जब लास्ट मतलब ओपनिंग और एंट्री, ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर की जो एंट्रीज होती हैं उनका वाउचिंग करते टाइम ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है ओपनिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लास्ट ईयर वाली जो परचेजेज हैं, एंट्रीज हैं, उनको रिकॉर्ड कर लिया गया होगा, और जो लास्ट है उसमें हो सकता है फ्यूचर वाली एंट्रीज को इंक्लूड कर रखा होगा, तो इसलिए उसको क्या है ऑडिटर को चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि जो करंट ईयर है उसमें ना तो प्रीवियस ईयर की एंट्रीज आती हैं, ना ही फ्यूचर की आती है, सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर की आती हैं। तो बिज़नेस क्या होता है, कई बार ऐसा कर देते हैं, तो इसलिए ऑडिटर को इस टाइम ज़्यादा केयरफुल होकर चेक करना चाहिए। फाइन। देन है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, आपने परचेज़ किया है, कुछ भी डिफेक्ट है अगर उस स्टॉक में, तो आप रिटर्न करेंगे ऑफकोर्स। तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? Following are the points. First, he should see that the debit note has been sent to the supplier, credit note has been received from the supplier. Okay, आप रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट नोट देंगे सप्लायर को, और क्रेडिटर आपको पेमेंट वापस करेगा, तो क्रेडिट नोट आपको मिलना चाहिए। Then the second, quantity written as per the written note must be correspond with the storekeeper record, return outward register, store gatekeeper outward register. ओके, और जो आपको क्वांटिटी आ रही हैं, आपने जो लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट में कि इतनी क्वांटिटी आपको रिटर्न हुई है, तो वो सेम मैच करनी चाहिए कि स्टोर कीपर जो है रजिस्टर बनाता है अपना, उसमें लिखी हुई है, आउट कीपर जो रजिस्टर है उसने अपने रजिस्टर में लिखी है, वो सब सेम होना चाहिए। ऑफकोर्स अगर कहीं भी डिफरेंस है तो पता चल जाएगा फ्रॉड का, मिस्टेक का। The amount showed in the credit note should be verified कि सेम है, उतना पेमेंट किया है उन्होंने जितना होना चाहिए था, या ज़्यादा दिखा रखा है, कम दिखा रखा है।
He should be careful about the recording of purchase return in the current year. Sometimes the profit of the current year may be manipulated by recording the current year purchase return in the subsequent year. वही ईयर के एंड में देखना चाहिए, क्योंकि रिटर्न परचेज रिटर्न अगर आपने दिखा रखा है, सपोज कि हमने तो रिटर्न कर दिया इतना, ओके, और हो सकता है कि आपने नहीं रिटर्न किया हो, तो उससे क्या है, इफेक्ट हो जाएगा, बिजनेस की इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा, ओके, कि आपने रिटर्न मतलब रिटर्न दिखा रखा है कि हमारा 5 लाख का रिटर्न है, और तो फिर क्या एक्सपेंसेस कम हो गए आपके, लेकिन आपने तो शो कर रखा है, तो उससे क्या है, कंपनी के प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए चेक करना चाहिए केयरफुल होकर ऑडिटर को। नेक्स्ट है purchase return of the first month and last month of the accounting year should be reviewed carefully to detect any manipulation of the account. As we discussed, फर्स्ट और लास्ट मंथ का देखना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर ईयर में। देन है नेक्स्ट आपका वाचिंग रिगार्डिंग दी सेल्स, वो भी क्रेडिट सेल्स, ओके, कैश सेल्स तो कैश ट्रांजेक्शन में आ गया, क्रेडिट सेल्स है वो सेल्स बुक में आएगा। सेल्स बुक में क्या एंट्री लिखते हैं, एक तो क्रेडिट सेल वाली, वो भी सेकंड क्या आपका स्टॉक सेल होना चाहिए, कोई भी एसेट सेल नहीं होनी चाहिए, ओके। सो यही सब आपके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है सेल रजिस्टर शुड बी एग्जामिन्ड विद द कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइस, द सेल ऑफ कैपिटल आइटम शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, अदरवाइज द प्रॉफिट विल बी इनिशियल, ओके। कैपिटल मतलब क्या बोला है उन्होंने, कोई भी एसेट्स अगर सेल हुई है तो उसको नहीं लिखते हैं सेल्स बुक में, सिर्फ क्या लिखते हैं, स्टॉक के सेल को लिखते हैं, जो आपने बनाया है ना, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया है उसकी सेल को लिखते हैं, फाइन। Then test check should be applied on the calculation made in the sold invoices, okay, और कोई भी चेक आपने टेस्ट इम्प्लीमेंट करके सेल प्राइस को चेकआउट किया हो। द टोटलिंग एंड द कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक शुड बी वेरीफाइड, टोटल सही तरीके से किया गया है, टैक्स सही तरीके से आपने लगाए हैं, सेल्स टैक्स ड्यूटी कलेक्टेड थ्रू द सेल्स इनवॉइस मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर द सेपरेट अकाउंट, ओके, and should be verified that all sales invoices are prepared on the basis of challan and that sales invoices are entered in the book sales book and from the postage to their respective, okay, प्रॉपर तरीके से एंट्री की गई है, आपने जो बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ चलान होना चाहिए आपका इनवॉइस। सेल्स मेड इन द करंट ईयर मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर द ईयर एंड शेल नॉट बी ट्रीटेड एज द सब्सिक्वेंट ईयर, ओके, करंट ईयर की सेल को ही आप रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर की सेल को नहीं करेंगे। All cancelled sale invoice must be kept together for the verification by the auditor, who should see that the cancelled invoice are properly treated in the books, okay। अगर कोई भी सपोज़ कि आपने से ऑर्डर किया था परचेज़ करने का, सेल करने का, अब नहीं हुआ है, अगर वो कैंसिल हो गया है तो सेल उस कैंसिल की भी एंट्री आपने नहीं दिखानी है ऑफकोर्स, बट उसका डॉक्यूमेंट रखना है ताकि आप दिखा सकें कि हाँ ये एंट्री जो है वो फेक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने सेल दिखा रखा हो और उसका क्या है बाद में कैंसिल हो गई है, तो आपने उसको कैंसिल नहीं किया, इसलिए वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। देन दिस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी वेरीफाई बाय गेटिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर, और जो ऑडिटर है वो कस्टमर के पास जाकर भी वेरीफाई कर सकता है, कंफर्मेशन ले सकता है रिगार्डिंग दी सेल कैंसिल करने का या सेल्स रिटर्न के, ओके। देन है रिगार्डिंग द सेल्स रिटर्न, जैसे परचेज रिटर्न का है, सेल्स रिटर्न कौन है, कस्टमर कर देगा आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न, तो क्या चेक करेगा उसके रिगार्डिंग ऑडिटर, फर्स्ट डेट ऑन विच द गुड्स आर एक्चुअली रिटर्न, कब रिटर्न किया गया है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ऑफ सेल्स रिटर्न कितना है, मतलब पेमेंट का कितना है और सप्लाई ऑफ गुड्स का कितना है, गेट कीपर्स रिसिप्ट बुक, ओके, कितना आया है गेट कीपर ने लिखा होगा आपको अपने रजिस्टर में, तो उसे चेक कर सकता है। रिटर्न इन्वर्ट रजिस्टर, सेल्स रिटर्न रजिस्टर भी बनाते हैं प्रॉपरली स्टोर कीपर, तो उसमें भी लिखा होगा। स्टोर रिकॉर्ड्स चेक करना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स इन अ कस्टमर अकाउंट, कस्टमर का जो अकाउंट ओपन किया है आपने मिस्टर एक्स, तो उसमें भी कितना एक्स ने रिटर्न किया है उसमें भी चेक कर सकता है ऑडिटर। गुड्स रिटर्न शुड फ्रॉम द पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, और जो गुड्स है उसको किस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से जो भी कम होता है ना उस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी चेक करना ऑडिटर को कि सही किया है उसको रिकॉर्डिंग या नहीं, कभी ऐसा तो नहीं उन्होंने कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड कर लिया हो या मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड कर लिया हो, नहीं, दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, फाइन। देन है बाउचिंग ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, आपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग किया होगा। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि बिजनेस जो है अपना गुड्स दे देता है सेल करने के लिए अपने एजेंट को जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं ना, जैसे ब्रांच में होता है कि जैसे हेड ऑफिस होता है उसकी ब्रांचेस होती हैं, बट डिफरेंट प्लेस पर ऐसे ही एजेंट होते हैं बिजनेस के अलग अलग प्लेसेस पर, उनको सप्लाई ऑफ गुड्स दे देता है जो भी वो प्रोड्यूस करता है ताकि वो सेल कर सकें, और उसके लिए ऑफकोर्स एजेंट फ्री में तो नहीं करेगा, उसके लिए कमीशन चार्ज करेगा, तो उनको कमीशन दिया जाता है। तो अब यहाँ पर यही है हमारा स्टडी करना है कि हमें ऑडिटिंग कैसे किया जाएगा जो भी गुड्स जो है एजेंट को सप्लाई किया गया है।
तो एजेंट को सप्लाई जो गुड्स है उसको सेल नहीं माना जाता अनटिल कि जब तक वो सेल ना कर दे एजेंट। ओके, सपोज़ कि अगर आपने एजेंट को सप्लाई कर दिया अपना गुड्स का, लेकिन उसने सेल नहीं कर पाया ईयर के एंड तक, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, ना कि सेल माना जाएगा। फाइन, तो यही डिफरेंस है। यही क्या होता है, जो यही मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनको चेक करना होता है कि ऑडिटर को। The goods sent on consignment basis by the principal to his agent should not be considered as a sale. Only when the goods are sold by the consignee, the entry for the sale should be made in the books. These goods sent on consignment is still lying with the consignee taken in the closing stock. Okay, a separate books should be maintained to show the goods of consignment basis. At the end of the year, account sale is received from the consignee. ओके, वैसा भी कि आपने गुड्स एक आपने क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में होता है कि कंसाइन जो भी पर्सन को सेल किया जाता है ना, उसके नेम से एक प्रॉपर अकाउंट ओपन करते हैं, उसको कितना किया गया है सप्लाई ऑफ गुड्स पर्टिकुलर ईयर में वो लिखा होता है, उस पर्सन ने कितना सेल किया है वो भी होता है, और फिर कितना कैश रिसीव हुआ है एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो सब एंट्री होती है। तो मेन पॉइंट ये है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को सेल नहीं माना जाएगा। ओके, वो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा अगर सेल नहीं हुआ है तो। फाइन, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके, लास्ट लाइन में लिखा है ऑडिटर शुड वेरीफाई द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस ऑन द परफॉर्मा इनवॉइस गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर कॉरेस्पोंडिंग द कंसाइनी एंड अकाउंट। फर्स्ट तो क्या एग्रीमेंट हुआ है कंसाइनी के बीच में और ऑनर मतलब बिजनेस के बीच में। ओके, फिर आउटवर्ड रजिस्टर जो है गेट कीपर या स्टोर कीपर ने एंट्री की होगी ना, तो वो भी चेक कर सकते हैं। फाइन, तो उन सबके बेसिस पर, और इनवॉइस भी होता है कि उनको प्राइस बताया जाता है एजेंट को कि आप इतने में सेल करेंगे, फिर अगर एजेंट जो है उससे ज़्यादा में सेल करता है तो वो उसका प्रॉफिट होता है। बाकी वो इनवॉइस प्राइस जो दिया है लिस्ट, उसको भी चेक कर सकता है ऑडिटर फॉर दी ऑडिटिंग पर्पस। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, ओके नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन। ओके, इन्वेस्टिगेशन में भी जनरली क्या होता है, इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी किस बारे में करते हैं कि कोई भी एंट्री जो है बुक्स में सपोज़ की, तो वो क्यों है, ओके क्या उसके रीज़न है, क्यों कितना ट्रांजैक्शन की गई है। सपोज़ जो इन्वेस्टिगेशन होता है कि स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होता है जनरली, जैसे अगर ऑनर जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतने प्रीवियस ईयर से लॉस ही हो रहा है, तो वो जानना चाहता है ना क्यों हो रहा है लॉस, या उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो जानना चाहेगा क्यों हो रहे हैं एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस में इतने ज़्यादा, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है एक पर्सन से, सो दैट प्रोसेस कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। ओके, इंक्वायरी करवाता है, सो दैट इंक्वायरी कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। ओके, इन्वेस्टिगेशन क्या है कि स्पेसिफाइड पर्पस से होता है, आपको जानना चाहता है ऑनर या जो भी कंसर्न पर्सन है, इसलिए करवाता है। ओके, या फिर सपोज वो जानना चाहता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, मैं नहीं हो रहा हूँ, क्या रीजंस है। तो उसके लिए पहले जो पर्सन आएगा अपॉइंट होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा हर एक फैक्ट के बारे में, इंक्वायरी करेगा, सो दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो लेट्स सी मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन हियर। Investigation involve inquiry into fact behind the books and accounts, into the technical, financial, economic position of the business. Okay, investigation क्या है, इंक्वायरी करना किसी भी फैक्ट के बारे में। ओके, वो बुक अकाउंट्स के बारे में भी हो सकता है या फिर किसी अदर चीज़ के बारे में भी हो सकता है, और इसमें हर एक आस्पेक्ट्स को देखा जाता है, ना सिर्फ फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स को बल्कि टेक्निकल आस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल आस्पेक्ट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट, इन सब के बारे में इंक्वायरी की जाती है। Okay, investigation is a critical examination of books and accounts with a specified objective. Okay, सेम क्या है, critical examination है, जैसे ऑडिटिंग होता है critically examination of books, और सेम बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है, specified objective होता है, इसका एक पहले से प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव होता है क्यों किया जा रहा है ये इंक्वायरी। ओके, देन डेफिनेशन गिवन है बाय स्पेसर एंड पेजलर। क्या डेफिनेशन है, द टर्म इन्वेस्टिगेशन इम्प्लाइज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस फॉर द सम स्पेशल पर्पस। ओके, कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के से जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, मतलब इंक्वायरी की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। ओके, अनदर डेफिनेशन है, an investigation and examination of accounting record undertaken for the special purpose. In fact, it is an audit of which the scope is limited or extended in accordance with the requirement of the particular purpose. Okay, इसकी जो मतलब स्कोप है, इसका जो एरिया ऑफ स्टडी है इन्वेस्टिगेशन का, उसको लिमिट या एक्सटेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपने रखा है।
Its objective is usually to discover and display the fact in such a manner as will enable the parties for whom it is undertaken to draw conclusion and make their in decision accordingly. और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पर्सन है वो इस तरीके से अपनी रिपोर्ट बनाता है कि जो भी कंसर्न पर्सन है वो ये जान सके, वो मेन फैक्ट जान सके, उसका जो मेन पर्पस था इन्वेस्टिगेशन करवाने का, समझने का मेन पॉइंट्स को, वो सब कुछ वो समझ सके। मतलब डिटेल में हर एक चीज़ को वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है इन्वेस्टिगेटर। फाइन। देन है फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या फीचर्स है इन्वेस्टिगेशंस के? फॉलोइंग आर द फीचर्स। फर्स्ट, it is critical examination and is based on the suspicious of the state of affairs to be investigated. okay, critical है, पता है हमें, suspicious मतलब ये डाउटफुल रहता है कि कुछ तो मिस्टेक्स होगी अकाउंट्स में, तभी इन्वेस्टिगेशन करवाया जा रहा है ऑफ कोर्स। And secondly, it may even extend to the examination of individual like directors, auditor, other officer of the company. Investigation सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं किया जाता है, बल्कि ये क्या है, डायरेक्टर्स का भी हो सकता है, मतलब किसी पर्सन का भी हो सकता है, डायरेक्टर का, ऑडिटर का, या कोई भी अकाउंटेंट का, मैनेजर का, किसी भी पर्सन का भी करवाया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट थर्ड है, इट डज नॉट कन्फाइन इटसेल्फ ओनली विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बट टेक्निकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो भी काउंटेड। ओके, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा जाता है, बल्कि टेक्निकल, पॉलिटिकल, ये सब भी देखे जाते हैं। जैसे एक पर्सन का अगर किया जा रहा है तो उसके मतलब सोशल रिलेशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल, उसकी जो उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब भी देखा जाता है। जबकि ऑडिटिंग में क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है ना, कि जो एंट्री की गई है वो उसकी अमाउंट कितना है, उसका डॉक्यूमेंट कितना है, ये सब इसलिए। जबकि इन्वेस्टिगेशन में क्या है, सारे ही एस्पेक्ट्स को मतलब हर एक वे से चेक किया जाता है ना, इंक्वायरी की जाती है, इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है एज़ कम्पेयर टू ऑडिटिंग। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़्यादा होता है, ब्रॉड होता है आपका एज़ कम्पेयर टू ऑडिटिंग। अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे आगे ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में। देन है नेक्स्ट फोर्थ, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉर्मली कंडक्टेड विद अ सर्टेन स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया आपको, प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का। देन नेक्स्ट, विद द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव द स्कोप एंड द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी लिमिट और एक्सटेंड। वही एरिया जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कितना रखना है हमें इन्वेस्टिगेशन का, क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेगा ऑडिटर, सिर्फ कंपनी का करना है और या फिर हर एक पर्सन का करना है जो भी कंपनी से रिलेटेड है, ये सब। Then the next, investigator submit his report of investigation only to his client who appoints him. okay, जैसे ऑडिटर जो है अब उसको देता है जो उसको अपॉइंट करता है, सेम जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो भी अपनी रिपोर्ट उसी पर्सन को देगा जो उसको अपॉइंट करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। In the investigation report, the factual information is given in an analytical and descriptive manner. okay, जो मेन फैक्ट होते हैं जो भी उसे मिलते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उनको इस तरीके से लिखता है ताकि वो ईजिली समझ सके क्लाइंट। No specified rules and provision are framed for the investigation. Investigation is voluntary and contractual in nature except in companies. ओके, जैसे आपका ऑडिटिंग के लिए जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड है, वो गिवन है कंपनीज एक्ट में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये टोटली वॉलेंट्री होता है, मतलब कंपनी पर डिपेंड करता है, वो करवाना चाहती है तो करवा सकती है, नहीं चाहती है तो ना करवाए। लेकिन ऑडिटिंग करवाना तो एक कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है ना, कंपल्सरी होता है। okay, so these are the features of investigation. Then है next, it suggests the outline of the future course of action on a particular problem. इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चलता है क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पर ही हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, तो क्या है, फ्यूचर आउटलाइन भी प्रोवाइड कराता है हमें। नाउ फाइनली डिफरेंस है आपके इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग में। तो फर्स्ट है ऑडिटिंग का जो क्या, एन ऑडिटिंग इज कैरिड आउट टू इंश्योर दैट द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या पर्पस होता है ऑडिटिंग का, ये इंश्योर करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और जबकि इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट फॉर द सम स्पेसिफाइड पर्पस। ओके, एक स्पेसिफाइड पर्पस होता है। सपोज कि कंपनी जानना चाहती है, बिजनेस जानना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उसका जो फ्यूचर में ग्रोथ करने की कैपेसिटी है वो कितनी हो सकती है, ये सब जानना। ओके, उसका जो लॉसेस हो रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर से क्यों हो रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस इतने क्यों आ रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए। फाइन। देन है नेक्स्ट डिफरेंस, एन ऑडिट इज लिमिटेड ओनली फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न। सिर्फ अकाउंट्स का ही चेकिंग किया जाता है ऑडिटिंग में, जबकि इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या है, अकाउंट्स का भी किया जाता है और बाकी अदर पर्सनस का भी किया जा सकता है इंक्वायरी एग्जामिनेशन। फाइन।
अकॉर्डिंग टू पर्पज़, कि जो भी पर्पज़ है उसके हिसाब से किया जाता है। देन थर्ड डिफरेंस है, इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट लीगली कंपल्सरी बट ऑडिटिंग इज़ स्टैट्यूटरी कंपल्सरी इन केस ऑफ जॉइंट। कंपनी के केस में है ना, एक बिजनेस जो कंपनी है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाना तो ईयरली मैंडेटरी नहीं है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट और द बिजनेस और द ऑनर, बट जो ऑडिटिंग है वो तो मैंडेटरी है, उसे करवाना ही होता है एनुअली बेसिस पर। तो ये भी डिफ्रेंशिएट है। देन ए फोर्थ, ऑडिटिंग कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय सीए। ऑडिटिंग कौन कर सकता है? सीए कर सकता है। एक इन्वेस्टिगेटर के लिए तो सीए होना ज़रूरी नहीं है, वो तो कोई भी इन्वेस्टिगेटर हो सकता है। Then an audit is always carried out on behalf of the owner of the business, but the investigation may be conducted on behalf of the proprietor of the business in case he suspects any fraud behalf of the outside party. Okay, जो ऑडिटिंग है वो किस लिए किया जाता है? ऑनर के बिहाफ पर बिजनेस का चेकआउट किया जाता है ना, अकाउंट्स चेक किए जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है? ऑनरशिप के लिए किया जाता है कि कौन ऑनर है रियली में, कुछ आस मतलब कुछ सस्पिशियस होता है ना अगर ऑनरशिप के बारे में किसी बिजनेस के, तो करवाया जाता है इन्वेस्टिगेशन। ओके, देन नेक्स्ट सिक्स्थ, एन ऑडिट ऑलवेज रिलेट टू द पीरियड ऑफ 1 to 6 months, 1 year to 6 months, बट द इन्वेस्टिगेशन में कवर द सेवरल मीन्स जो ऑडिटिंग प्रोसेस है वो 6 मंथ से लेके 1 year में कंप्लीट हो जाता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है आपका वो मोर देन 1 year से भी ज़्यादा चल सकता है। डिपेंड कि कितना आप स्केल पर ऑडिटिंग हो रहा है, लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, स्मॉल उसके हिसाब से। Then investigation is done when the books of accounts are already subject to regular audit. Okay, investigation तभी स्टार्ट होता है जब ऑडिटिंग वर्क एंड हो जाता है, ठीक है। मीन्स जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिपेंड्स है ऑडिटिंग पर, ऑडिटिंग तो डिपेंड नहीं है आपका इन्वेस्टिगेशन पर। Unlike auditor, an investigation is not bound by the accounting convention, policies and disclosure requirement. एक ऑडिटर जो है वो बाउंड होता है, किस बात के लिए बाउंड होता है? उसे सारी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग जो कन्वेंशन है वो सब फॉलो करनी होती है बाय डूइंग दी ऑडिटिंग। जबकि एक इन्वेस्टिगेटर के लिए तो ये सब मैंडेटरी नहीं होता ना, वो तो नहीं बाउंड होता है कि उसे अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी होगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग। आई होप कि आपको क्लियर होंगे ये सब। ओके, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।